मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RKCI में। आज हम कक्षा 10 का विज्ञान विषय का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी जो आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का। ठीक है, आपकी जो साइंस है वो 3 हिस्सों में डिवाइड है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। फिलहाल मैं बायोलॉजी का कराऊंगा, देन केमिस्ट्री और फिजिक्स का। ठीक है, तो जो चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, यानी प्रत्येक चैप्टर से कौन कौन से छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब मैं आपको इसमें मेंशन कराऊंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम लिंक है, आप वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप डायरेक्ट वहाँ भेज सकते हो। ठीक, तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है जैव प्रक्रम, यानी बायो प्रोसेस। ठीक है, तो करते हैं इसका क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, बोमन संपुट निम्नलिखित में से किस तंत्र का भाग है। और ये ऐसा क्वेश्चन मेरी तरफ से इम्पोर्टेंट लगा लेना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ज़रूर आएगा ही आएगा। ठीक है, जिसमें आपको पूछेगा एक तरफ तो क्या दे देगा, जैसे कि मान लो इसी में करा देता हूँ। देखो, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित तो कौन है। उत्सर्जन तंत्र से अगर आपसे पूछे तो क्या क्या देगा, मूत्र वाहिनी दे देगा, मूत्र वाहिनी। ठीक है, और मूत्राशय और वृक्क या किडनी। ठीक है, अगर आपको ये तीनों चारों शब्द के पूछे कि इनका संबंध किससे, तो डायरेक्ट किससे लिख दोगे, किडनी से, उत्सर्जन से। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र से संबंध है। क्लियर, और जरूर आएगा यहाँ से क्वेश्चन, एक 101%। ठीक है, कैसे भी मिस नहीं हो सकता। पाचन तंत्र से आपसे कौन 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 सा पूछ सकता है, आहार नाल। आहार नाल दे देगा शब्द, लिख लो साथ साथ में आहार नाल। ठीक है, इंग्लिश वाले होते हैं एलिमेंट्री कैनल, लिख लो आहार नाल। लीवर, ठीक है, उसके बाद में दे देगा अग्नाशय यानी पेनक्रियाज। ठीक है, और उसके बाद में दे देगा मुख। मुख का संबंध किससे होता है, पाचन से। ठीक है, छोटी आंत और बड़ी आंत। ठीक है, छोटी आंत, बड़ी आंत, आहार नाल, लीवर, अग्नाशय, मुख, बड़ी आंत, छोटी आंत। ठीक है, ये इनका संबंध होता है पाचन से। क्लियर, देन श्वसन, फेफड़े। ठीक है, श्वसनी। ठीक है, श्वसनिकाएं, श्वसनिकाएं लिख लेना आप लोग। ठीक है, श्वसनिकाएं। और नासा छिद्र, आपको जो इम्पोर्टेंट याद रखना और मैं बता दूंगा इसका, हृदय से, हृदय। ठीक है, और आलिंद, निलय, ये वर्ड दे। इम्पोर्टेंट क्या देगा, जो मेजर मेजर देता है वो, ये तो आपको रटना ही है, बाकी इनको भी याद रख लेना। अगर परिसंचन तंत्र की दे तो आपको 101% हृदय तो देगा ही देगा। श्वसन की बात करेगा, फेफड़ा तो देगा ही देगा। ठीक है, मैक्सिमम केस में अगर मान लो आपकी किस्मत खराब रही, जो कि एग्जाम टाइम हो जाती है, ठीक है, तो आपको ये भी याद रखने हैं। इनका आएगा नहीं, वैसे 99% नहीं आता है, बस फेफड़े देगा। पाचन तंत्र में छोटी आंत दे सकता है, बड़ी आंत दे सकता है, अग्नाशय, लिवर, आहार नाल, इसमें ये सब इंपॉर्टेंट है। उत्सर्जन में आपको किडनी मैक्सिमम चांस देने के रहता है, मूत्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी, ये 80% चांस लगा लो। तो इसमें ये वर्ड याद जरूर से जरूर याद ही रखना है, आहार नाल, छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्नाशय, लिवर, इसमें ये सब रख रहे हैं, फेफड़े इसमें याद रखने हैं श्वसन में, और एल्वोलियाई, एल्वियोली। ठीक है, और इसमें हृदय। ठीक है, अब बताओ बोमन संपुट निम्नलिखित में से किस तंत्र से संबंधित है। तो बोमन संपुट किस में होता है, किडनी में होता है। किस में होता है, किडनी में। तो किससे संबंधित हुआ, उत्सर्जन से। बोमन संपुट किससे संबंधित हुआ, उत्सर्जन से। क्लियर, इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लेना। ठीक है,
और नहीं समझ आए हो तो वीडियो को बार बार 2-3 बार चला के देख लेना, आराम से आ जाएगा, इतना मुश्किल कोई है ही नहीं। ठीक है, इस ये तो क्वेश्चन तो 101% आएगा, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जठर रस से कौन सा अम्ल उत्पादित होता है। ठीक है, जठर रस से मतलब स्टमक से, ठीक है, कौन सा वाला भाग, जैसे हमने ये खाना खाया, यहाँ से ये गया ईसोफेगस, और देखो इस प्रकार की संरचना थी, एक इस प्रकार की थी ना। इसके कितने भाग थे, कार्डिक, फंडिक, पाइलोरिक, ये वाला भाग था, कौन सा था, पाइलोरिक। ठीक है, आ गया बात समझ में। तो इस वाले भाग में कौन सा अम्ल बनता है, ये तो है कि अम्ल बनता है। ठीक है, अब कौन सा एसिड बनता है, देखो HNO3 नहीं बनता। ठीक है, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। ठीक है, या नाइट्रेट। ठीक है, फिर है एथेनोइक अम्ल भी नहीं बनता, क्योंकि, और तीसरा है H2SO4, इसकी pH लगभग 3 के समथिंग हो। हमको ऐसा एसिड चाहिए, क्योंकि आप तो कुछ भी खा लेते हो ना, अड़ग बड़ंग सबको सल्टा देते हो, वैसे एक बार मिल जाए। ठीक है, तो हमको कैसा चाहिए, एक ऐसा पदार्थ चाहिए जो आप कुछ भी सल्टा रहे हो उसको वो सल्टा दे, एसिड। ठीक है, तभी तो पाचन होगा, नहीं उल्टियाँ करते डोलोगे। ठीक है, तो कौन पचाता है, HCl। क्यों, क्योंकि जो HCl है ना, इसकी pH, HCl की pH का मान कितना होता है बेटा, 1 से 1.5, सबसे स्ट्रोंगेस्ट एसिड है। ठीक है, अब इसके बारे में और देखो क्या लिख लोगे। जठर रस सबसे पहले कहाँ है, स्टोमक में, स्टोमक यानी पेट नहीं होता है, एब्डोमेन यानी होता है, स्टोमक यानी अमाशय होता है, या अमाशय, ये इसको जठर रस बोलते हैं। HCl को क्या बोलते हैं, जठर रस। ठीक है, HCl का दूसरा नाम क्या है, जठर रस। HCl बराबर जठर रस। और मैंने एक बात बताई थी, इसकी pH कितनी होती है, 1 से 1.5। ठीक है, pH का मतलब क्या होता है, pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन आयनों की क्षमता। ठीक है, आगे बात समझ में। और इसको देखो, pH स्केल की खोज किसने करी थी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जरूर क्वेश्चन आएगा, किसने, सोरेनसन। ठीक है, इस वाले जगह से एक क्वेश्चन जरूर उठेगा, चाहे यहाँ से HCl से अमाशय वाला उठ जाए, चाहे pH में से उठ जाए। pH वाला जो क्वेश्चन है दूसरे चैप्टर में, फिर भी मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, दूसरे तीसरे में शायद हम पढ़ते तब दूसरे चैप्टर में था, फिलहाल पता नहीं होगा जिसमें, बट है। ठीक है, pH स्केल की खोज की थी सोरेनसन ने। ठीक है, pH स्केल में जो नंबरिंग होती है ना, वो 1 से 1 to 14 होती है, 1 से 14 तक होती है। 1 से 6.9 तक कैसा होता है, एसिड, कैसा होता है, एसिड। 7 पे क्या हो जाता है, न्यूट्रल, कैसा हो जाता है, उदासीन, क्या, उदासीन, लिख लेना कहीं, उदासीन। ठीक है, जगह कम पड़ रही है, इधर को लिख देता हूँ। फिर आती है pH 7 से 14 तक, ये कैसा रहता है, क्षारीय। क्वेश्चन कैसे देगा, देखो, अगर किसी पदार्थ की pH 3 है तो बताओ पदार्थ की प्रकृति क्या होगी, क्या होगी, एसिडिक या अम्लीय, लिख दोगे ना, अम्लीय। फिर पूछेगा किसी भी पदार्थ की pH अगर फिक्स 7 है, कितनी, फिक्स 7। ठीक है, तो वो कैसा रहेगा, उदासीन। और इस pH 7 किसकी रहती है, वर्षा के जल की, किसकी, लिख लेना, वर्षा के जल की। ठीक है, देखो, वापस से वीडियो बैक करके देख लेना, इससे आगे का यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर मान लो pH की बात करें, pH आ जाए 1 से 7 से कम, तो क्या लिखोगे, अम्लीय, क्या लिखोगे, अम्लीय। ठीक है, 7 आ जाए तो उदासीन, किसकी रहती है, वर्षा के जल की, वर्षा के जल या डिस्टिल वाटर, आसूत जल या आसूत जल। फिर है 7 से 14, ये है क्षारीय, क्लियर।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कोई किसी ने ना लिखा हो तो लिख लेना, सारी बात इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन बन सकते हैं मैं सब करा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2। देखो, भोजन को काटने व चीरने फाड़ने का के लिए कौन कौन से हैं? इंसाइजर और कैनियंस कौन से हैं? इंसाइजर और कैनियंस, ये रही दो। कृदनक और रदनक। कृदनक तो किसको काम करते हैं? काटने का। और चीरने फाड़ने का काम कौन करते हैं? रदनक। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब देखो, मानव में जो दांत रहते हैं वो दो तरह के रहते हैं। कौन से? एक तो स्थायी दांत और एक कहते हैं दूध के दांत। दूध के दांतों की संख्या होती है 20 और स्थायी दांतों की संख्या होती है 32। कहते हैं ना कि मैं तेरे 32 के 32 दांत तोड़ दूंगा, वो मतलब तुम्हारे स्थायी दांत तोड़ रहा है वो, ठीक है। अगर तो कोई बोले कि दूध के 20 तोड़, तेरे 20 के 20 दांत तोड़ दूंगा, मतलब दूध के दांतों की बात कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे कोई बोले ना, और कोई मीडियम में बोले कि मैं तेरे 20-24 दांत तोड़ दूंगा, तो उससे पूछ लेना भाई कौन से वाले दांतों की बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको तो पता है। ठीक है, तो बोलो, क्लियर करो, हमें नहीं पता कौन से वाले की बात कर रहे हो। दूध के कि भाई ये दूध के तोड़ रहा है तो फिर आ जाएंगे, स्थायी दांत को तोड़ रहे तो दिक्कत रुक जाएगी ना, ठीक है। तो देखो, इसका स्थायी दांत का फॉर्मूला वो रहेगा 21/32 मल्टीप्लाई 2, ये आएगा फॉर्मूला, मल्टीप्लाई 2, ध्यान रखना। फॉर्मूला भी पूछ सकता है, स्थायी दांत का पूछेगा। अगर दूध के दांत की पूछे तो 21/02 देखो, मल्टीप्लाई 2 से कर लो। 2+1 3, 3+2 5, 5 मल्टीप्लाई 2 10, ऊपर 10, ऊपर के जबड़े में 10 दांत और नीचे के में 2+1 3, 3+2 5, 5 मल्टीप्लाई 2, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था ना 10, तो 10 और 10 20, तो मैंने भी 20 ही लिखाए थे दूध के दांत। 32 कैसे करोगे? देखो, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, ठीक है, 8 दूनी 16 और नीचे भी 16, 16 दूना 32, ये लो, ऊपर के जबड़े में 16 और नीचे के में 16 और हो गए 32, ठीक है। तो ठीक है, चीरने, देखो काटने का काम कौन करना है? कृदनक या इंसाइजर, ठीक है, और चीरने फाड़ने का रदनक या कैनिन्स, ठीक है, याद रखना। फिर है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? प्रोस्टेट ग्रंथि किससे संबंधित है? प्रोस्टेट ग्रंथि किससे संबंधित है? हमसे तो नहीं है, ठीक है। देखो, प्रोस्टेट जो ग्रंथि है वो किससे संबंधित है बता देता हूँ। अगर मान लो मैं नर की बात करूँ, किसकी? नर की, तो नर में कौन कौन से भाग होते हैं? देखो, नर में कौन कौन सी ग्रंथियाँ होती हैं? एक तो होती है सेमाइनल, नल, वेसिकल, ठीक है, एक तो ये ग्रंथि होती है। दूसरी होती है प्रोस्टेट, प्रोस्टेट, क्लियर बात? प्रोस्टेट, ठीक है, शुक्र वाहिनी, ठीक है। तीसरी होती है बल्बो, अरे हिंदी में लिख लो यार, नहीं फिर तुम बोलोगे हिंदी में नहीं लिखाते। बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि, बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि या काउपर ग्रंथि, ये तो होती है नर में। और मादा में क्या होती है? ना, मादा की, तुम्हारा मादा की नहीं है, ठीक है, तुम तो ये याद रखो तीनों। अब बताओ, प्रोस्टेट ग्रंथि किससे संबंधित है? पाचन तंत्र से होती है। पाचन तंत्र में प्रोस्टेट ग्रंथि का क्या का काम? कोई नहीं है, क्योंकि देखो प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करती है, ये ना स्पर्म का 30% भाग बनाती है। क्या बनाती है? 30% भाग बनाती है। स्पर्म से संबंधित है। स्पर्म किससे संबंधित है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, टेस्टिस से। स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है? टेस्टिस में। निर्माण कहाँ होता है स्पर्म का? टेस्टिस में। और टेस्टिस किसका भाग है? नर जनन तंत्र का, क्लियर। तो देखो, प्रोस्टेट ग्रंथि किससे संबंधित है? नर जनन तंत्र से। मादा जनन तंत्र से संबंधित नहीं है। तंत्रिका तंत्र से कैसे संबंधित होगी? ठीक है। अब तीसरा है, क्वेश्चन नंबर है 5। हीमोग्लोबिन रुधिर में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो होता है ना, कौन? हीमोग्लोबिन, कौन? हीमोग्लोबिन, देखो
ये लो, हीमोग्लोबिन रुधिर में पाया जाता है लाल रुधिर कणिकाओं में, यानी आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में, प्लेटलेट्स में, और है लिम्फोसाइट। और कौन है? लिम्फोसाइट। ठीक है, अब देखो मैं सबका काम बता देता हूँ। आरबीसी का काम क्या है? पूरे शरीर में रक्त का परिवहन। तो आरबीसी हमेशा अकेली नहीं घूमती है, आरबीसी हमेशा हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के जब घूमती है। आरबीसी क्या है? एक कार है जिसमें पहिए नहीं है, और हीमोग्लोबिन क्या है? उस पहिए, कार के पहिए। जब तक आरबीसी यानी कार में पहिए नहीं जुड़ेंगे, हीमोग्लोबिन नहीं जुड़ेगा, ये आरबीसी कहीं नहीं जा सकता, यानी कार कहीं नहीं चल सकती। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन किसका काम कर रहा है? पहिए का। डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन का कोई काम नहीं है, प्लेटलेट्स में भी कोई काम नहीं है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? एंटीबॉडी प्रोडक्शन। ये इसका काम क्या है? ब्लड क्लोटिंग, यानी रक्त का थक्का जमाना। जैसे आपके कभी लग जाती है, दांत वाँत टूट जाते हैं, तब दर्द, वो खून नहीं बहता, थोड़ी देर बाद खुद ही बंद हो जाता है, तो कौन रोकता है उस खून को? बिम्बाणु या प्लेटलेट्स। फिर है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या करती है? लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती है, ठीक है, बी सेल और टी सेल। ठीक है, टी सेल क्या करती है? एंटीबॉडी निर्माण के लिए मैसेज देती है किसको? बी सेल को, जो तुम्हारे काम की है नहीं। बस इतना याद रखो, लिम्फोसाइट और डब्ल्यूबीसी दोनों प्रतिरक्षा निर्माण का काम करती हैं, बस इतने से याद रखो। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर, देखो, श्वसन में ग्लूकोज पायरुवेट में विखंडित हो जाता है। ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन कहाँ होता है? कोशिका द्रव में होता है। कहाँ होता है? कोशिका द्रव में। फिर होती है माइटोकॉन्ड्रिया ग्लाइको, देखो गोल्जी खाएगा। देखो श्वसन में, अगर श्वसन की बात कर रहे हैं ना, श्वसन से संबंधित दो ही अंग है, कौन कौन से? कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लाइकोलाइसिस का कोई संबंध नहीं है, ना केंद्रक का संबंध है, दोनों को तो वैसे ही काट दो तुम। ठीक है, दो बचे माइटोकॉन्ड्रिया, और देखो दोनों में कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म कम करना है, और माइटोकॉन्ड्रिया कब चिन्ह लगाना है, ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ, आपको एकदम समझ आ जाएगा। ठीक है, देखो शास्त्रों में कैसा लिखा हुआ है, शास्त्रों के अनुसार पढ़ते हैं अपन ना, सिलेबस को मारो बोली यार। देखो हमारे यहाँ कैसा होता है, जैसे मान लो ये है पादप, पादप की पत्ती, इसने क्या किया? प्रकाश से फोटोसिंथेसिस किया, क्या बना लिया? C6H12O6 ग्लूकोज बना लिया। अब इसको ग्लूकोज को हमको, देखो ग्लूकोज बनाया, अब ये थोड़ी है ग्लूकोज को डायरेक्ट प्लांट खा जाएगा, नहीं, एटीपी के रूप में यूटिलाइज करेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा? एटीपी के रूप में इसको चेंज करने पड़ेगा, तभी तो पादप के काम आएगा। नहीं तो मान लो इसको ग्लूकोज डायरेक्ट बेचारे मुँह थोड़ी वो खा जाएगा, नहीं खा सकता, अब उसको एटीपी में कन्वर्ट करके देना पड़ेगा। ठीक है, देखो सोचो, देखो ये जो सबसे पहले ग्लूकोज बना, सब देखो ये कहाँ था? पत्ती में बना, पत्ती में से इसको निकाल के मानव की बात करो, छोड़ो तुम इसको, मानव से समझो। जैसे मान लो हमने खाना खाया, ये हमारे आहार नाल में भोजन आ गया, यानी छोटी आंत में भोजन आ गया। अब छोटी आंत में से भोजन में जो इंपॉर्टेंट पदार्थ थे उनको तो सक कर लिया, यानी एसिमिलेशन कर लिया गया। ठीक है, यानी अब्जॉर्प्शन, समझ रहे हो ना, अवशोषण कर लिया जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट थे उनका, और उनको अब्जॉर्प्शन करके कहाँ डाल दिया गया? ब्लड में। ब्लड में क्या है? साइटोप्लाज्म। अब आया समझ में? ब्लड में क्या रहेगा? साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव रहेगा, कोशिका द्रव में उसको जाके पटक देते हैं। आई बात समझ में? तो देखो अब वहाँ पे जाके रहेगा, कोशिका द्रव में पड़ा रहेगा, तो वहाँ बहुत सारे एंजाइम है, अब तो कुछ ना कुछ तो बहुत सारे एंजाइम है, अब ग्लूकोज को सल्टा देंगे वो। ठीक है, देखो अब कहाँ है ये? साइटोप्लाज्म। कहाँ आया? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जैसे आया, बहुत सारे एंजाइम थे, इनको लगा तो अकेला मिल गया ग्लूकोज। अब ग्लूकोज की साइटोप्लाज्म की पुरानी दुश्मनी थी कि आदमी बिना मुंह उठाए पत्ती में से जैसे ही बनता है, ये हमारे घर में आके बैठ जाता है, नलिकाओं में आके बैठ जाता है। ठीक है, पादप में कौन सी नलिकाएं आप बोलोगे? देखो जैसे मान लो ये है हमारा पौधा, ये लो पौधा, ये गलत बन गया पौधा, ये ऐसा पौधा है हमारे घर में, और यहाँ क्या है? इसकी जड़। देखो जड़ ने क्या किया? जल का अवशोषण। क्या किया? जल का अवशोषण। अब बताओ पत्ती कहाँ से जल का अवशोषण करेंगी? नहीं कर सकती ना, इसलिए जल का अवशोषण जड़ के द्वारा किया जाता है, और उनको एक संरचना होती है जाइलम। क्या होती है? जाइलम। ये भी तुम्हारे सिलेबस में है। जाइलम क्या करता है? जल को पत्ती तक ले जाता है। ठीक है, अब देखो क्लियर बात। अब देखो इसने तो जल का अवशोषण कर लिया, लेकिन अब जड़ को जिंदा रहने के लिए भोजन की भी तो आवश्यकता है। भोजन कौन बना रहा है? पत्ती। अब बताओ पत्ती से नीचे कैसे लेके आए भोजन को? अब ये थोड़ी ना है कि इसको एक वेटर लगा दिया, वो प्लेट में 3 रोटी लेके गया और नीचे तक लो जड़ खाओ, बेचारा मना रहा है दिन रात, जैसे बीवी को मनाते हैं। ठीक है, ऐसे मना रहा है। ठीक है
अब इसका कुछ है नहीं ना कोई आगे पीछे, ठीक है। अब देखो, अब क्या हुआ, पत्ती ने क्या किया, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बना लिया, अब उसको जड़ तक पहुंचाना है। तो जड़ तक पहुंचाने के लिए पत्ती को क्या लिखोगे, पत्ती को जैसे एक संरचना होती है उसका नाम है फ्लोएम। क्या है, देखो यहाँ लिख देता हूँ, ये लो फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, भोजन को पहुंचाता है कहाँ से कहाँ तक, पत्ती से जड़ तक। ये बात समझ आई। जाइलम क्या कर रहा है, जल को जड़ से पत्ती तक ले जा रहा है, और फ्लोएम भोजन को पत्ती से जड़ तक ले रहा है। दोनों का एक दूसरे से काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चल रहा है ना। अब देखो, अब कोशिका द्रव में तो जा रहा है, द्रव बह के तो ऊपर जा रहा है, हाँ कि ना, बह के ऊपर जा रहा है ना, हाँ कि ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ग्लूकोज बना वो कहाँ है, कोशिका द्रव में है। बात है समझ में। अब देखो, अब कोशिका द्रव में आ गए, तो अब यहाँ से अपन इसका पढ़ते हैं। देखो कैसे तंग करता है घर वालों को तुम्हारी तरह। C6H12O6 कहाँ है, पादप की पत्ती में। अब देखो, पादप की पत्ती के थ्रू कहाँ जा रहा है, देखो साइटोप्लाज्म के थ्रू कहाँ जा रहा है, ये पत्ती तक जा रहा है। यानी कोशिका द्रव के थ्रू कहाँ जा रहा है, कोशिका द्रव में तो है एक्चुअल में, क्योंकि नलियों में क्या बह रहा है, द्रव, तो कोशिका द्रव में हो गया। अब इसी जगह नलियों में क्या है, बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एंजाइम, ठीक है। अब एंजाइम का है कोशिका द्रव में, तो कोशिका द्रव ने सोचा चला ये हमारे गांव का भी नहीं है, ये हमारे घर रोज आके बैठ जाता है हर 5वें 10वें दिन, तो इसको ऐसे करें, इसका काम ही सल्टा दें। तो काम सल्टाने के क्या किया, कोशिका द्रव में क्या पाए जा रहे थे, एंजाइम। अब इसका क्या कर दिया, एक प्रोसेस होता है जिसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लूकोज का लाइसिस यानी तोड़ना। तो इसको किस में तोड़ देंगे, पायरुविक अम्ल में, पायरुविक अम्ल में तोड़ दिया, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे, अब क्वेश्चन यही बन गया, ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, तो ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव में होता है, और ग्लाइकोलाइसिस के दौरान क्या बनता है, पायरुविक एसिड बनता है, ठीक है। आई बात समझ में, यहाँ तक तो सेम था। अब श्वसन दो प्रकार के थे, वायवीय अवायवीय, ठीक है। अगर मान लो इसको ऑक्सीजन मिल गई, इसको मान लो पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन हमने दे दी, तो क्या बना देगा, देखो CO2 बाहर निकाल देगा और H2O बाहर निकाल देगा, और क्या करेगा, 686 किलो कैलोरी ऊर्जा बाहर निकालेगा, 686, ठीक है, किलो कैलोरी KCl। अगर मान लो ऑक्सीजन इसको नहीं मिली, ठीक है, तो ऑक्सीजन मिल गई तो कहाँ चला जाएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ये बात याद रखना। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, क्रेब्स चक्र के द्वारा, क्या होता है, क्रेब चक्र के द्वारा CO2 और H2O बनता है, और 686 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है। इसका मतलब क्या हुआ, क्रेब चक्र कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, लिख लेना इंपॉर्टेंट है, ये दो प्रोसेस है। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, वायवीय श्वसन। कैसा, वायवीय श्वसन, क्योंकि यहाँ पर वायु की उपस्थिति में हो रहा है श्वसन, ये बातों को लिख लेना। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय श्वसन होता है, जिसे ही क्रेब साइकिल कहते हैं, जिसके दौरान CO2 H2 और 686 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है। इसको लिख लो, लिख लिया। अब आ जाओ दूसरा, अगर मान लो पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिला, तो इस बात को लिखो, अगर मान लो पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो क्या बन जाता है, एल्कोहल। क्या बन जाता है, एल्कोहल। इसे ही क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। अगर तुमसे कोई पूछे अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन क्या होता है, दोनों को मैंने बता दिए, अच्छे से वीडियो पीछे जाना, फिर से लिख लेना, और ठीक है, जरूर आएगा वायवीय और अवायवीय श्वसन, एक एक नंबर का। पीछा पेपर उठा के देख लेना, कोई से भी ईयर में चल जाना और देख लेना कौन सी ईयर में नहीं है, हर ईयर में पाएगा वायवीय अवायवीय, और ये जरूर क्वेश्चन पाएगा। देखो अवायवीय श्वसन कहाँ होगा, कोशिका द्रव में, जिसके दौरान क्या बनता है, देखो मिटाओ सबको फिर से साफ सुथरा, देखो कोशिका द्रव में क्या हो रहा है, अवायवीय श्वसन, ठीक है। कहाँ होता है, कोशिका द्रव में, और इसमें वायवीय श्वसन, और इसे वो क्या बोलते हैं, क्रेब चक्र, क्रेब चक्र। क्लियर हो गया। अब आगे जाओ, पायरुवेट के विखंडन से वायवीय श्वसन से कार्बन डाइऑक्साइड जल व ऊर्जा बनती है, यह प्रक्रिया कहलाती है। पायरुवेट के विखंडन से वायवीय श्वसन से कार्बन डाइऑक्साइड, इसको क्या कहते हैं, यह क्रिया होती है, कहाँ होती है, अब बताओ कहाँ होती है, तो अभी बताया माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। अगर CO2 और H2O जल बन रहा है तो यानी वायवीय श्वसन हो रहा है,
ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय श्वसन बोलते हैं ना, वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया, अवायवीय श्वसन बोलते हैं कोशिका द्रव, खत्म। वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया, अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव। कोशिका द्रव में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब चक्र। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। क्रेब चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में यानी वायवीय श्वसन, और कोशिका द्रव में अवायवीय श्वसन यानी ग्लाइकोलाइसिस। क्लियर बात, ठीक, आगे बढ़ो। और देखो ग्लाइकोलाइसिस से क्या बनता है, पायरुविक अम्ल बन रहा था, पायरुविक अम्ल लिख लेना। और माइटोकॉन्ड्रिया से CO2 H2O और 686 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है, ठीक है। अब है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूर चाहिए। देखो कार्बन डाइऑक्साइड जरूर चाहिए, हरित लवक जरूर चाहिए, सूर्य का प्रकाश जरूर चाहिए, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन तो निकलती है, बनती नहीं है, आवश्यक नहीं है, बनती है, नेट प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन बनती है। देखो श्वसन उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। उत्सर्जन की इकाई क्या है, नेफ्रॉन। क्या लिखोगे, नेफ्रॉन, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। अगर तुमसे, ये तो एक्सक्रीटरी सिस्टम की इकाई क्या होगी, नेफ्रॉन। अगर तुमसे पूछ ले श्वसन की इकाई क्या है, तो श्वसन की इकाई क्या होती है, एल्वियोली, यानी कूपिकाएं क्या होती हैं, एल्वियोली। दोनों में से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, दोनों को इसको नोट करके लिख लेना, ठीक है। उसके बाद में मानव में श्वसन तंत्र की संरचनात्मक इकाई कौन सी है, देखो अभी तो बताया, कूपिका। फिर है पत्ती का हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है, तो देखो सबका बता देता हूँ। जेंथोफिल क्या करता है, फल को रंगीन बनाता है, क्या करता है, फल को रंगीन बनाता है। क्लोरोफिल क्या करता है, पत्ती को हरा बनाता है, पत्ती को हरा बनाता है। क्रोमोप्लास्ट फल को रंगीन कर देता है। आपने देखा होगा, सब फल देखोगे, सेव अलग कलर का, अनार अलग कलर का, बैंगन अलग कलर का, टमाटर अलग कलर का, ये सब रंग क्यों चेंज हो रहे हैं, जबकि तुमने कभी सोचा है, लग तो सब हरे कलर के पादप पे रहे हैं, जबकि इनका रंग अलग क्यों है, तो किसके कारण होता है, क्रोमोप्लास्ट के कारण, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, आपने देखा होगा, जड़ देखी होंगी, गेहूं की जड़ देखो ऐसी रहती है जैसे पोलियो की, इसको इनको बचपन में पोलियो नहीं पिलाया, ऐसे बिल्कुल मरी हुई सी, मतलब पतली पतली, ठीक है। एक नीम की जड़ उखाड़ के देखो कैसा है, तुमसे 8-10 गुना मोटी है, ठीक है। और एक शकरकंद होती है, देखो कैसी शकरकंदी कैसी आती है, वो भी तो जड़ी है। आलू है, आलू देखो जमीन में उग रहा है, क्या है, किसका एग्जाम्पल है, जड़ एक तना है आलू। तुमको कैसे पता होगा, तुम गरीब आदमी, तुमने आलू नहीं देखे कभी, ठीक है। देखो क्या क्या बताया मैंने, गेहूं की जड़, ठीक है, गेहूं की जड़ हो गई। दूसरा किसकी है, नीम की जड़, ये तो एग्जाम्पल देख लिया होगा। और उसके बाद में है शकरकंद, देखो इसकी जड़ कैसी है, बिल्कुल पतली सी, इसकी बहुत मोटी लेकिन आप खा नहीं सकते, और इसकी मोटी है लेकिन आप खा सकते हो। तो क्या होता है क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, जैसे जैसे बूढ़ा होता जाता है, एजिंग के दौरान वो केस में चेंज हो जाता है ल्यूकोप्लास्ट में। यानी ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, भोजन का संचयन, ल्यूकोप्लास्ट लिख लो, भोजन का संचयन करता है। क्रोमोप्लास्ट फल को रंग देता है, जिसके कारण फल रंगीन हो जाते हैं, टमाटर अलग कलर का, बैंगन अलग कलर का, ठीक है। देखो और मेरे को ना सबसे, मेरी जो पर्सनल जो फेवरेट है वो है जो बैंगन होता है बेचारा, देखो कितना क्यूट सा होता है, उसके सर पे देखो राजाओं के जैसा ऐसा मुकुट होता है, राजा के जैसा, देखो कितना प्यारा मुकुट है, ये देखो कितना अच्छा बैंगन है ना, अलग ही एकदम राजा वाली फील ले रहे हैं, मुकुट है सर पे। अब उसके बाद में 12th क्वेश्चन, देखो सामान्य वयस्क का रक्तदाब, यानी हम सभी का सामान्य स्थिति में रक्तदाब कितना होता है, ब्लड प्रेशर कितना होता है, 180, 120, गलत, मर जाओगे तुम। 80, 120 जिंदा नहीं रहोगे, नहीं रह लोगे, कोई नहीं, नॉर्मल रेंज है, वैसे मर जाओगे क्योंकि डायस्टोलिक वैल्यू इसकी कितनी है, 120, 120 में नस फट जाती है डायस्टोलिक वैल्यू में, और सिस्टोलिक वैल्यू कितनी है, 80, 80 में ब्लड ही आपकी बॉडी में नहीं जाएगा, और 120 से इतनी तेज़ी से आएगा कि आपकी नसें सहन नहीं कर पाएंगी। दोनों स्थिति में आप विश्राम की स्थिति में जा सकते हो, परमानेंट, ये वाला होगा नहीं। तो क्या बचा, 180, 120 और 180, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें क्वेश्चन 2 बनते हैं, कैसे कैसे बनते हैं वो देखो, 120 और 80 में से ही 2 क्वेश्चन घुमा देता है वो। अब वो मिलता है, पहले तो आंसर ये लगा लो, 120 किसका मान है और 180 किसका, 80 किसका मान है और 120 किसका मान है।
120 तो किसका मान है? सिस्टोलिक वैल्यू, सिस्टोलिक मान। और ये कौन सा है? डायस्टोलिक मान, डायस्टोलिक वैल्यू। ठीक है, फिर देखो शॉर्ट क्वेश्चन हैं। अमीबा में पाचन कहाँ होता है? ठीक है, तो कहाँ होता है? पेट में। नहीं, पेट तो होता ही नहीं उसके वो तो एक कोश की संरचना है ना। तो देखो कहाँ होगा? खाद्य दानी में। कहाँ होगा? खाद्य दानी में। क्लियर? फिर देखो श्वसन में सामान्य जंतु वायु को खालिस्तान और खालिस्तान की क्रिया करते हैं। ठीक है, तो किस किस की करते हैं? श्वास अंदर लेते हैं और श्वास बाहर छोड़ते हैं। श्वसन में यही तो करते हैं। तो अंत्य श्वसन, अंत्य श्वसन और उच्च श्वसन, श्वसन, अंत्य श्वसन और उच्च श्वसन। लिख लेना, लिखने में गलती हो सकती है, बाकी लिख लेना, इतने तो सब पढ़े लिखे हो। फिर है सिराओं में रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए खालिस्तान होते हैं। तो देखो क्या होते हैं? वॉल्व। क्या होते हैं? वॉल्व। क्या होते हैं? वॉल्व। वॉल्व क्या करते हैं? वापिस पीछे ब्लड बैक फ्लो को रोकते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? बैक फ्लो को, ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, याद रखना। फिर है जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक क्या है? जैव उत्प्रेरक खालिस्तान कहलाते हैं। बायोकैटलिस्ट या जैव उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं? एंजाइम। जितने भी जैव उत्प्रेरक हैं सारे के सारे क्या हैं? क्या है? एंजाइम। जैव उत्प्रेरक एंजाइम कहलाते हैं। फिर है बसंत में जड़ व तनी के ऊतकों में संचित शर्करा का स्थानांतरण खालिस्तान में होता है। तो देखो किस में होता है? कलिकाओं में। कलिकाओं में। देखो वसंत ऋतु के दौरान, यानी वह ऋतु जो जब क्या होता है सारी की सारी पत्तियां नीचे झड़ती हैं, उस दौरान क्या होता है? जो भोजन बना लिया पत्तियों ने, अब वो नीचे गिर जाए, नीचे जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो पादप क्या करता है? पत्ती के भोजन को अपने शाखाओं में खींच लेता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है जब वसंत ऋतु आती है, पत्तियां झड़ती हैं, तो पत्ती का भोजन कहाँ चला जाता है? कलिकाओं में। ठीक है, फिर है अमाशय के आंतरिक स्तर की अमल से रक्षा कौन करता है? ये क्वेश्चन तो हम भूल गए थे। देखो अब बोल रहा हूँ, एक ऐसा एसिड है अमावस्या में जो जिसका पीएच कितना था? 1 से 1.5, ये बताया था। अब ये क्वेश्चन तो आया नहीं आपके दिमाग में कि अगर इतना ज़्यादा पीएच है तो आदमी का जो स्टोमक है वह तो वैसे ही सल्ट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तुम भी साथ साथ सलट जाओगे। ठीक है, तो देखो कौन उसकी सुरक्षा करता है? तो क्या होता है? म्यूकस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? म्यूकस की परत होती है, म्यूकस या श्लेष्मा। हिंदी में क्या बोलेंगे? श्लेष्मा। म्यूकस लिख देना, चाहे श्लेष्मा लिख देना। ठीक है, आगे बात समझ में। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, रक्त दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बीपी को मापने के लिए हम क्या करते हैं? स्फेग्मो मैनोमीटर, स्फेग्मोमेनोमीटर। ठीक है, आगे बात समझिए, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट होता है, बहुत ज़्यादा बार। इसके द्वारा बीपी मापते हैं। रक्त दाब क्या होता है? हमारी खून की नलिकाओं में जो खून बह रहा है वो कितनी स्पीड से बह रहा है, वही क्या है? ब्लड प्रेशर या रक्तदाब है। आपने बूढ़ा बूढ़ा को सुना होगा, मेरा बीपी बढ़ रहा है, मेरा बीपी घट रहा है, यानी बीपी बढ़ रहा है मतलब खून का जो बहने का स्पीड है वो रक्त नलिकाओं में बहुत तेज हो गया, इसका मतलब बीपी बढ़ गया। और बहुत धीरे 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 जा रहा है तुम्हारी तरह, तो उसको क्या बोलते हैं? बीपी घट गया। तो रक्त नलिकाओं में रक्त दाब का घट जाना बीपी का कम हो जाना कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में रंध्र खुलने व बंद होने की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो कौन करता है? द्वार कोशिका। कौन? द्वार कोशिका या गार्ड सेल। द्वार कोशिका या गार्ड सेल, इंग्लिश मीडियम का कोई है तो गार्ड सेल। ठीक है, देखो रंध्र खुलने व बंद होने, यानी तुम्हारा दरवाज़ा जब खुलेगा और बंद होगा, ठीक है, तो कौन उसको खोलेगा और बंद करेगा? तो कौन करता है दरवाज़ा खोलने और बंद करने का काम? गार्ड करता है। कौन करता है? गार्ड या द्वारपाल। तो इसी को तो बोलते हैं द्वार कोशिका। ठीक है, तुम्हारा तो तुम ही खोलते हो, मैं जानता हूँ, पिट के खोलते होगे मम्मी पापा से। तुम्हारा तो तुम गार्ड वाल भूल ही जाओ, तुम खुद ही खोल लिया करो। फिर है मानव आहार नाल में भोजन
में मिलने वाला प्रथम एंजाइम खालिस्तान है। ठीक है, तो कौन सा है? एमाइलेज। कौन है? एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है? पहली बार मुख में मिलता है। ठीक है, जो शर्करा का पाचन करता है। फिर है कोशिका स्तर पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? कोशिकीय स्तर पर ऊर्जा का स्रोत है एटीपी। कौन है? एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म देखो, इधर देख लो, एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, फुल फॉर्म याद रखना। और एक एटीपी से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो 30.5 या 6, 30.6 जूल एनर्जी मिलती है। ठीक है, 30.5, 30.6 जूल एनर्जी मिलती है Q2P के विखंडन से। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। फिर है बिंबाणु का जीवन क्या है? तो बिंबाणु पहली बात तो होती क्या है? बिंबाणु होते हैं प्लेटलेट्स। कौन होती हैं? प्लेटलेट्स। और उनका जीवन काल क्या क्या होता है? 10 दिन। कितना होता है? 10 दिन। ठीक है, और आपसे पूछ ले आरबीसी का जीवन काल, जो कि अगला क्वेश्चन ही है शायद। हाँ, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। कितना? 120 दिन। ठीक है, उसके बाद में है आपके ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, आंसर ये वाले, ये और देख लेने क्वेश्चनों का आंसर ये है। फिर है शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम लीवर है। इसका प्रमुख कार्य क्या है? वसा का पाइसीकरण करना। ठीक है, आंसर लिख लेना साथ में। एपिग्लोटिस क्या है? इसका मुख्य कार्य क्या है? एपिग्लोटिस एक मांसल संरचना है जो क्या करते हैं, जैसे ही हम भोजन को निगलते हैं तो ये क्या करता है? श्वसन जो छिद्र होता है उसको ढक देता है। एपिग्लोटिस क्या काम करता है? श्वसन छिद्रों को, भोजन के निगलते वक्त श्वसन छिद्रों को ढकने का काम करता है। पचित भोजन से खाद्य लवणों का अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। ठीक है, अचानक किसी क्रिया के होने से मांसपेशियों में क्रैम्प होने का क्या कारण है? क्रैम्प होने का क्या कारण है? तो देखो, टेटेनिस। ठीक है, फिर है दीर्घ रोम क्या है? इसका क्या कार्य है? दीर्घ रोम छोटी आंत में पाए जाते हैं और ये भोजन का अवशोषण करते हैं। विभिन्न स्तरों पर, साथ साथ लिख लेना इनका आंसर वीडियो रोक रोक के। विभिन्न स्तरों पर, क्योंकि इसमें इससे बाहर पेपर का कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, विभिन्न स्तरों पर भोजन पचित रस अपशिष्ट की गति को नियंत्रित कौन करता है? नियंत्रित करने वाली पेशियों को क्या कहते हैं? भोजन पचित रस। ठीक है, तो सिंपैथेटिक नर्व और पैरासिम्पैथेटिक नर्व। कौन सी? सिंपैथेटिक नर्व और पैरासिम्पैथेटिक नर्व। ठीक है, पादप में रंध्र क्या होते हैं? खुलने व बंद होने की क्रियाविधि का चित्र बनाओ। किताब में दे रखा है, बना देना अच्छे से चित्र। ठीक है, कृत्रिम अपवन क्या है? यानी आर्टिफिशियल डायलिसिस क्या है? अगर किसी व्यक्ति को के जैसे किडनी होती है वो काम करना बंद कर देती है तो उसका डायलिसिस यानी मूत्र में से अमोनिया को अलग करने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है उसको बोलते हैं कृत्रिम अपवन। पर्ण का अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए, बना देना। आहार नाल में भोजन का पूर्णतः पाचन कहाँ होता है? तो कहाँ होता है पूर्णतः पाचन? छोटी आंत में उसका पाचन हो जाता है और छोटी आंत के डिओडेनिम में, और बड़ी आंत में उसका पूर्ण रूप से अवशोषित हो जाता है। सर्वप्रथम भोजन के किसका होता है? ग्लूकोज का। किसका? सॉरी, फ्रक्टोज, उसका माल्टोज का। किसका? फ्रक्टोज का सबसे पहले क्या होता है? पाचन। प्रोटीन में वसा के, क्योंकि मुख में हो जाता है ना टाइलिन एंजाइम के द्वारा। प्रोटीन व वसा के पाचन में एंजाइमों को नाम लिखिए। प्रोटीन का प्रोटीएज, पेप्सिनेज, ठीक है, और पेप्टिनेज, और देखो ट्रिप्सिन वसा का है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एंटेरोकाइनेज, ये हैं तीनों। ठीक है, इंपॉर्टेंट आएगा। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? भोजन के पाचन में लार की क्या होता है? वह देखो भोजन के कणों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, देन लार को भोजन में पूरी तरह मिला देता है, लार में आए सूक्ष्म जीवों को मार देता है। ये है हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के परिणाम क्या हो सकते हैं? रक्त की कमी हो जाती है। ठीक है, खाद्य पदार्थों को सुमेलित कीजिए। ओहो, बड़ा मुश्किल सवाल है। तो कार्बोहाइड्रेट का उत्पाद ग्लूकोज, प्रोटीन का उत्पाद एमिनो, वसा का ये मिला तो हुआ है। ऐसे कैसे बस सीधा सीधा लगाना है।
फिर है मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए, बना देना। हृदय में ऑक्सीजनित विऑक्सीजनित का पृथक्करण कैसे होता है, अच्छे से कर देना। श्वसन में इसमें कोई अंतर लिख देना। देखो चित्र बना लेना, मैं वैसे ही समझा देता हूँ, ठीक है। ऐसा हृदय होता है, बॉडी का संपूर्ण ब्लड इस वाले चैम्बर में आता है, इसको क्या बोलते हैं बताओ? राइट एट्रियम, इसको लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, इसको लेफ्ट एट्रियम, इसको लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे पहले जो ब्लड शरीर का रक्त है सबसे पहले कहाँ देते हैं? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ट्राइकास्पिड वॉल्व के द्वारा राइट वेंट्रिकल में, फिर कहाँ चल जाता है? लंग्स में। और इस नलिका का नाम क्या है? पल्मोनरी अर्टरी। क्या है? पल्मोनरी अर्टरी। क्लियर? ठीक है, पल्मोनरी अर्टरी। फिर यहाँ से रक्त शुद्ध होता है फेफड़ों से, नाम लिख लेना है फेफड़े। फेफड़े से रक्त शुद्ध होता है और कहाँ जाता है? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से बाई कस्पिड वॉल्व के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में चल जाता है और वहाँ से एओर्टा के द्वारा पूरे शरीर में। इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। क्लियर? धमनी और सिरा में अंतर बताओ। धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, इसमें अशुद्ध। इसकी जो भित्ति होती है मोटी होती है, इसकी भित्ति पतली होती है। इसका काम होता है धमनी का शरीर से रक्त को, हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाना, और सिरा का है शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को हृदय में लेके आना। ठीक है। मानव में दोहरी परिसंचरण तंत्र का नामांकित चित्र बने, ये वाला बना देना, ये वाला। स्तनधारी में ध्वनि परिसंचरण तंत्र की क्यों आवश्यकता है? रुधिर में प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? अब देखो इस चैप्टर से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं बता देता हूँ कौन कौन सा आ सकता है बड़ों में। तो आप क्या करना, सर्कुलेशन याद कर लेना अच्छे से, डबल सर्कुलेशन, और फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। दो में से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा, दो ही बस बता रहा हूँ। ठीक है, बड़े तो ये इनमें से रट लो, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो बच्चा नया है वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।